1876 का वर्ष बताया जाता है जब लाउड स्पीकर का आविष्कार हुआ था। नमाज तो वर्षों उसके पहले से अदा की जा रही थी, तो जब लाउड स्पीकर नहीं था तब नमाज कैसे होती थी, तब अजाने कैसे होती थी। ये ओवैसी कोर्ट और संविधान की बात कर रहे हैं। अपनी छवि को मुसलमानों में मजबूत करने के लिए क्या क्या नहीं बोलते हैं। इस ओवैसी का संविधान में विश्वास होता तो उनका भाई ये नहीं कहता 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि ओवैसी जी, आपकी पूरी जमात खड़ी हो गई थी, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तब आपके कानून का ज्ञान और सुप्रीम कोर्ट और संविधान का सम्मान कहाँ गया था। बुलडोजर चल रहा है उन अपराधियों के ऊपर, उन दंगाइयों के ऊपर, उन पत्थरबाजों के ऊपर। राहुल गांधी उन अपराधियों के साथ क्यों खड़े होना चाहते हैं? राहुल गांधी उन पत्थरबाजों के साथ खड़े क्यों होना चाहते हैं? राहुल गांधी उन दंगाइयों के साथ क्यों खड़े होना चाहते हैं? क्या इस दंगों को भड़काने का काम राहुल गांधी ने नहीं किया? क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र नहीं था? कैसे मस्जिदों और उसके आसपास के इलाकों की छतों पर पत्थर पहले से मौजूद थे? और आज विपक्ष का कोई नेता मध्य प्रदेश क्यों नहीं जा रहा? ये राहुल गांधी तमाम जगह जाते हैं क्योंकि वहाँ हिंदुओं के घर जल गए, इसीलिए ये राहुल गांधी का सेलेक्टिव अप्रोच है। नेहरू और जिन्ना की तमन्ना थी, उनकी सत्ता की तमन्ना ने ही भारत के 2 टुकड़े किए थे। सर, जैसा रमजान बसस मुसलमान कहते हैं कि रमजान के लिए हम लाउड स्पीकर लगाएंगे, उद्धव ठाकरे जी कहते हैं अगर लाउड स्पीकर हटाया नहीं गया तो हम भी हनुमान चालीसा चलाएंगे, 24 घंटे हनुमान चालीसा करेंगे हर जो है मस्जिद के सामने। देखिए, ये रमजान से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। रमजान के पहले से ये विवाद शुरू हो गया था और ये विवाद नया नहीं है, ये विवाद बहुत पुराना है। और 1990 के दशक से इस पर कोर्ट और उसके पहले भी कोर्ट ने कई बार इस पर अपना डिसीजन भी दिया है। कोर्ट के निर्णय भी हैं इस देश में, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस हैं और हाई कोर्ट्स की भी गाइडलाइंस हैं। और साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय स्तर पर एक कानून भी बना हुआ है और इस देश में पर्यावरण से जुड़ी हुई संस्थाएं भी इस मुद्दे को लेकर लगातार आवाज़ उठाती रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। और लाउड स्पीकर की जब बात होती है तो निश्चित तौर पे इसको प्रदूषण से जोड़ करके ही देखना चाहिए। और ये मजहब का मामला कम है और प्रदूषण का मामला ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोग इस मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं, कुछ लोग इसको रमजान से जोड़ रहे हैं ताकि मजहब के नाम पर वो अपनी रोटियाँ सेक सकें। तो सवाल ये है कि रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक जब इस देश के कानून के तहत कोई भी लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकता है और अगर किसी विशेष परिस्थिति में बजता है तो उसके लिए प्रशासन से विशेष अनुमति लेनी होती है। उसके बावजूद अगर कहीं पर कानून का उल्लंघन करके और तय सीमा से ध्वनि विस्तारक यंत्र को यानी लाउड स्पीकर को अगर ज़्यादा तेज़ी में बजाया जाता है तो ये गैर कानूनी है। और इस देश में गैर कानूनी काम जहाँ कहीं भी हो रहा हो उसका हर कोई विरोध करेगा और उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ पर गैर कानूनी काम करने वालों के ऊपर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक में कोई भी संस्था हो, धार्मिक संस्था हो या कॉमर्शियल प्लेस हो, कोई भी संगठन संस्थान लाउड स्पीकर तय सीमा से ऊपर नहीं बजा सकता है और लाउड स्पीकर जहां अनुमति जिन लोगों ने नहीं लिया है उनके संस्थानों से लाउड स्पीकर भी हटाए जाए। मोहन भागवत जी का एक बयान आया था कि हम 15 सालों में भारत को अखंड भारत बनाएंगे, तो उस पर ओवैसी जी का बयान आया कि 8 सालों में आपने अखंड भारत क्यों नहीं बनाया? जो 60 सालों में नहीं हुआ वो 8 सालों में ढूंढ रहे हैं। तो 8 सालों में भी ऐसे बहुत सारे काम हुए जो 60 सालों में 70 सालों में नहीं हुए थे। जैसे श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, एक ऐतिहासिक फैसला जो 500 साल से रुका हुआ था, जिसको लेकर इतनी लड़ाइयाँ हो रही थी, समाज में एक मांग थी लंबे समय से, उसको पूरा हुआ। ये इसी 8 साल का देन है। धारा 370 जिसको लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल कहते थे इसको छू नहीं सकते, इसको छुआ तो हाथ जल जाएगा, इसको छूने वालों के हाथ काट लेंगे, कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, उस धारा 370 को हटाने का काम भी इसी 8 साल में हुआ। तो 60 साल बनाम 8 साल में एक लंबी फहरिस्त है। गरीबों के कितने घर इंदिरा आवास में मिले थे और कितने ही 60 साल में मिले। उन्होंने 3 करोड़ दिया था 60 साल में, हम 2.5 करोड़ दे रहे हैं 8 साल में। तो ये 8 साल बनाम 60 साल का आकलन करके देख ले। और आने वाला समय जो है, ये जो भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना को लगातार जगाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया, जिसको राजनीतिक इकाई के तौर पे भारतीय जनसंघ ने आगे बढ़ाया, उसी को लेकर अटल जी अडवाणी जी के नेतृत्व में, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। उस राष्ट्रीय चेतना को आज
जब दुनिया कबूल कर रही है, आज भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई है। भारत न केवल आर्थिक शक्ति के रूप में 6ठे नंबर पर पहुंचा, बल्कि भारत के झंडे की, आज हमारे शान तिरंगे की ताकत वो है कि यूक्रेन में हमारा झंडा लेकर हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी अपने प्राणों को बचाता है। तो ये भारत की बढ़ती हुई ताकत है और भारत की इसी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना का विस्तार जो अभी स्वीकार किया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी जैसे मरते समय रावण और मारीच श्री राम का नाम लेकर मरा था, वैसे सत्ता से जाते जाते इमरान को भी सद्बुद्धि आई। उसने भी स्वीकार किया कि यह नया भारत है, यह वैश्विक शक्ति की ओर तेजी से उभरता हुआ भारत है। तो भारत की ताकत का लोहा आज पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी मानता है और पाकिस्तान की जनता, चाहे पीओके के लोग हों, बलूचिस्तान के लोग हों, सिंध के लोग हों, वो भी कह रहे हैं कि भारत हमको अपने में शामिल कर ले। तो ये जो वैश्विक, ये जो हमारा सांस्कृतिक विरासत है, हमारी साझी विरासत है, ये जो अखंड भारत का स्वरूप है, अगर हम सब लोग मिलकर तेजी से काम करेंगे, अगर हम मेहनत करेंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारत कि जिस परम वैभव की कल्पना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की थी, वो 100 सालों बाद, आज 10-5 सालों बाद वो पूरा होता दिखाई पड़ेगा, जिसकी शुरुआत डॉक्टर एडगेवार जी ने की थी। ओवैसी जी कहते हैं कि एक तरफ तो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अगर बुलडोजर चलता है तो उनको दुख होता है, लेकिन अजान, लाउड स्पीकर लगाना किस संविधान में लिखा है भारत में? देखिए, सबसे पहले तो समझ लीजिए, ओवैसी जी को इतिहास पढ़ना चाहिए। जीके का नॉलेज भी ओवैसी को होना चाहिए, वो बैरिस्टर कहलाते हैं। और जीके में बताया जाता है, आप भी गूगल कर लीजिएगा, मैं दर्शकों से भी कहूँगा, गूगल में 1876 का वर्ष बताया जाता है जब लाउड स्पीकर का आविष्कार हुआ था। और ये नमाज तो वर्षों उसके पहले से अदा की जा रही थी। तो जब लाउड स्पीकर नहीं था तब नमाज कैसे होती थी, तब अजानें कैसे होती थी? ओवैसी साफ तौर पर बताएं, बीते 8 सालों में एक कोई घटना बताएं जिसमें संविधान का उल्लंघन हुआ हो। और ये ओवैसी कोर्ट और संविधान की बात कर रहे हैं, जिनका इस संविधान में विश्वास नहीं है, जो एक मजहबी संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए हेट स्पीच देते हैं, अपनी छवि को मुसलमानों में मजबूत करने के लिए क्या क्या नहीं बोलते हैं। इस ओवैसी का संविधान में विश्वास होता तो उनका भाई ये नहीं कहता 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। और वो ओवैसी सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि ओवैसी जी, इसी सुप्रीम कोर्ट ने इसी भारत के कानून के तहत फैसला दिया था अफजल गुरु की फांसी का, और आपकी पूरी जमात खड़ी हो गई थी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तब आपके कानून का ज्ञान और सुप्रीम कोर्ट और संविधान का सम्मान कहाँ गया था? सीए और एनआरसी के मुद्दे पर आपका संविधान कहाँ चला जाता है? ट्रिपल तलाक के मसले पर आपका संविधान कहाँ चला जाता है? तब आप शरिया की बात करने लगते हैं। तो ये दोहरा चरित्र ओवैसी का है, दोहरा चरित्र इस देश के वामपंथियों का है और कांग्रेसियों का है। वो अपने चरित्र का मूल्यांकन करें, नहीं तो जनता जैसे अभी 0 पे 0 देती जा रही है, ये भारत से खत्म हो जाएंगे। राहुल गांधी का कहना ये है कि बुलडोजर पे जो है नफरत सवार है। देखिए, बुलडोजर किसके ऊपर चल रहा है? बुलडोजर चल रहा है उन अपराधियों के ऊपर, उन दंगाइयों के ऊपर, उन पत्थरबाजों के ऊपर। और कहाँ चल रहा है? उनके शरीर पर नहीं चल रहा है, उनके द्वारा इकट्ठी की गई अवैध संपत्तियों पर चल रहा है, उनके द्वारा गरीबों की जमीन पर बनाए हुए घरों पर चल रहा है, उनके द्वारा हड़पी गई सरकारी जमीन पर जो उन्होंने अट्टालिकाएं खड़ी की हैं उन पर चल रहा है। तो राहुल गांधी उन अपराधियों के साथ क्यों खड़े होना चाहते हैं? राहुल गांधी उन पत्थरबाजों के साथ खड़े क्यों होना चाहते हैं? राहुल गांधी उन दंगाइयों के साथ क्यों खड़े होना चाहते हैं? राहुल गांधी वही है ना जो जेएनयू चले गए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे के साथ खड़े होने। तो राहुल गांधी ने 8 अप्रैल 2022 को इसी राहुल गांधी जी ने बयान दिया कि देश में विभाजन हो रहा है, और उसके 3 दिन बाद से देश के 12 स्थानों में दंगे हुए। क्या इस दंगों को भड़काने का काम राहुल गांधी ने नहीं किया? क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र नहीं था? कैसे मस्जिदों और उसके आसपास के इलाकों की छतों पर पत्थर पहले से मौजूद थे? क्या आपको मालूम था कि यहाँ क्या होने वाला है? तो पहले की जो तैयारी है और पीएफआई की फंडिंग से लेकर के आतंकी कनेक्शन पकड़ा जाना और उसमें राहुल गांधी का प्रवोक करना, राहुल गांधी का एक नैरेटिव देना, तो राहुल गांधी की मदद कौन कर रहा है? दंगाई और आतंकवादी। क्या दंगाइयों और आतंकवादियों की मदद से राहुल गांधी भारत में सत्ता चलाना चाहते हैं?
कहते हैं जो है ओवैसी जी कहते हैं कि ये जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार थी पत्थरबाजी और हिंसा वहीं पे हुई है। राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में 2 अप्रैल की घटना है, तब तो ये हुआ भी नहीं था। और राजस्थान में किसकी सरकार है? मुंबई में जो घटनाएं हो रही हैं वहाँ किसकी सरकार है? ये बहुत अच्छी राजनीति है इस देश में। भाजपा के शासन में दंगा हो, भाजपा दोषी। सपा के शासन में दंगा हो, भाजपा दोषी। कांग्रेस के शासन में दंगा हो, भाजपा दोषी। यानी सत्ता में रहिए, विपक्ष में रहिए, दंगा करवाएंगे वो और दोषी भाजपा। आज अंतर इतना है, करौली में कार्रवाई नहीं हुई, वहाँ हमारे नेताओं को जाने से रोका गया। लेकिन मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो या अन्य कहीं जहाँ भी भाजपा की सरकार है वहाँ हमने सख्त से सख्त कार्रवाई की है। और आज विपक्ष का कोई नेता मध्य प्रदेश क्यों नहीं जा रहा? ये राहुल गांधी तमाम जगह जाते हैं क्योंकि वहाँ हिंदुओं के घर जल गए, इसीलिए ये राहुल गांधी का सेलेक्टिव अप्रोच है। इसी कारण से जनता ने इस तरह के सेलेक्टिव अप्रोच को नकार दिया है। राहुल गांधी अभी ताज़ा 10 मार्च को 5-0 का रिजल्ट लाए हैं और 2 महीने गायब होने के बाद अचानक से फिर राहुल गांधी प्रकट होते हैं और देश के विभाजन की बात करने लग जाते हैं। तो देश की जनता को ऐसे पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं चाहिए। और विभाजन की बात जब आपने छेड़ी है राहुल गांधी जी, तो सुन लीजिए, देश का विभाजन 1947 में मजहब के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर हुआ था। और पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र देश है, एकमात्र मुल्क है जो संप्रदाय के आधार पर जिसका जन्म हुआ और भारत का विभाजन हुआ। उसको स्वीकार करने वाले नेहरू और जिन्ना की तमन्ना थी, उनकी सत्ता की तमन्ना ने ही भारत के 2 टुकड़े किए थे। और सांप्रदायिकता का जहर, वो जो जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन था और कांग्रेस पार्टी का मौन था, आपकी मौन स्वीकृति से लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ था। उसके बारे में क्या कहेंगे? आपका अतीत है, आपका इतिहास है। जरा कांग्रेस पार्टी अपने ही इतिहास को पढ़ ले, उनको शर्म आएगी। देश आज मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। अशोक गहलोत जी ने दावा भी किया है कि हमारे यहाँ कोई हिंसा नहीं हुई, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, सब कुछ बहुत शांतिपूर्वक जो है निपट गया। अब पहले दिन तो अशोक गहलोत ही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। तब भी हमने गहलोत जी को आपके माध्यम से कहा था कि गहलोत जी, अगर आपसे राज्य की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही तो आप इस्तीफा दे दीजिए, राष्ट्रपति शासन भी लगेगा और वहाँ के हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको हम बचाने का काम करेंगे। उनमें सौहार्द भी कायम होगा और किसी का तुष्टिकरण भी नहीं होगा। हम किसी दंगाई को बख्शेंगे नहीं और किसी निर्दोष को सताएंगे भी नहीं। ये कांग्रेस की मानसिकता है। और अशोक गहलोत जी अपने ही बात से आज पलट रहे हैं। अशोक गहलोत जी का झूठ एक बार फिर से मीडिया के सामने है। और अशोक गहलोत आज ये बताएं कि उन्होंने करौली हिंसा में शामिल लोगों के लिए क्या किया है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की, और वो जो 46 लोग जो आज अस्पतालों में हैं उनके लिए उनकी सरकार ने क्या किया है। वो कहते हैं कि तेजस्वी सूर्या ने न्याय यात्रा निकाली थी, तो वो कहते हैं कि ये बीजेपी जो है अराजकता फैला रही है। एक राजनीतिक पार्टी अगर अपनी लोगों की आवाज़ बन करके अगर विपक्ष में है आवाज़ नहीं उठाएगी, आपके शासन में वहाँ कत्लेआम होता रहे, वहाँ शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हो, आगजनी हो और भारतीय जनता पार्टी चुपचाप सहती रहे, जैसा कि आप बंगाल और बाकी जगहों से, कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष के दायित्व से भी पलायन कर चुकी है। कोई एक राज्य बताइए जहां कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और जनता की आवाज़ उठा रही है। तो हम वो काम नहीं कर सकते। हम पक्ष में रहें या विपक्ष में, जनता की आवाज़ भी उठाएंगे और जो पीड़ित होगा उसके न्याय की मांग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़ के काम करती रहेगी।